नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य। भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर। सुन्नी बांध परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को कैबिनेट की मंजूरी। प्रसारण, आधारभूत ढांचा और नेटवर्क विकास योजना को मिली हरी झंडी। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिमोत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक भीषण सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर जारी रहने के आसार। 100 सालों में पहली बार अमेरिका में नहीं चुना जा सका स्पीकर। मैककैथी को अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिले पर्याप्त मत। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में मची फूट। और श्रीलंका के खिलाफ कल सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। गिल और चहल पर रहेंगी नजरें। पहले T20 रोमांचक मैच में श्रीलंका को दी थी 2 रन से मात। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस पहल का मकसद देश को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश भी तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को आज मंजूरी दी है। मिशन के लिए शुरुआती खर्च 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन के तहत 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 2030 तक 6 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। साथ ही इससे जीवाश्म ईंधन के आयात और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 5 करोड़ टन की कमी आएगी। मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन और इससे जुड़े उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों का सृजन होगा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। मिशन हरित हाइड्रोजन की मांग तैयार करने के साथ उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। 8 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। 6 लाख सीधे तौर पर इसमें जॉब्स क्रिएशन होगी। 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस एमिशन को अवॉइड किया जाएगा, कम होंगे। और 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम भी इसके माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की SJVN लिमिटेड में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना के लिए 2,614 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना लागत 2,614 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2,246 करोड़ रुपए मुख्य खर्च के लिए होंगे। वहीं निर्माण के लिए ब्याज के लिए करीब 359 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। सुन्नी बांध परियोजना से देश में उद्यमिता के अवसरों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही रोजगार और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 2,614 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसके ऊपर आएगी उसको मंजूरी मिली है। ये सतलुज नदी पर बनेगा। जिला शिमला और मंडी, ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लिए केंद्रीय क्षेत्र प्रसारण आधारभूत ढांचा और नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा, आधुनिक प्रसारण उपकरणों से लैस किया जाएगा तथा अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जाएगी। नक्सल पीड़ित क्षेत्र
सीमावर्ती और सुदूर क्षेत्रों में एफएम ट्रांसमीटर की प्रणाली को उन्नत बनाया जाएगा। इसके अलावा पुराने ट्रांसमीटर्स को बदला जाएगा, साथ ही नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे। इससे एफएम की देश में वर्तमान कवरेज को 66% से बढ़ाकर 80% किया जा सकेगा। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में गोवा के मोपा एयरपोर्ट को उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में करने को मंजूरी दी है। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ श्रम शक्ति भवन में बैठक की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसवाईएल मुद्दे में हम अभी तक निष्कर्ष पर नहीं बढ़ पाए हैं। पानी के बंटवारे का काम ट्रिब्यूनल का है, उसके फैसले के अनुसार बांट लेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि एसवाईएल पर बात हुई थी, हम अपना सतलुज बचाना चाहते हैं, हमारे पास पानी नहीं है, हम चाहते हैं हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वे गंगा या यमुना से ले लें। काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। जबकि पानी का बंटवारा ये अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी हम उस हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन पहला विषय है कि एसवाईएल बननी चाहिए, तो एसवाईएल बननी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में, जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यमुना से गंगा से ले लेना। अगर शारदा तक जा सकती है यमुना, तो करनाल तक नहीं जा सकती, फिर तो रोहतक तक नहीं जा सकती। ये तो अपना इन्होंने पिछले दिन ही बढ़ाया है, इन्होंने मोटिवेट किया है कि यहाँ पैडी उगाओ, मतलब धान उगाओ। चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, मतलब कहीं पे 46,000 एकड़, कहीं पे 1,28,000 एकड़। ये कह रहे हैं धान पैदा करो, और हमें कह रहे हैं धान बंद करके पानी दो। हमें कमाल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। बता दें कि भगवंत मान ने उपराष्ट्रपति को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि विकास का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार राष्ट्र की प्रगति, राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली के लिए उत्साह से काम करेगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। संसद और महामारी विषय पर हुए सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे भारत कोरोना महामारी के दौरान संसद की बैठक आयोजित करने में सक्षम रहा। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है। महामारी के दौरान भी भारत ने 150 से अधिक प्रभावित देशों को टीका, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के रूप में सहायता पहुंचाई। दुनिया भर के देशों को कोविड-19 मेड इन इंडिया टीकों की आपूर्ति करने के लिए भारत ने वैक्सीन मैत्री के रूप में विशेष पहल की। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार देने वाले गुजरात के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी
जिसमें उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग को 31 मार्च 2023 तक इस मामले में फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई पर सहमति जताई। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को 1337 करोड़ 76 लाख रुपए के जुर्माने का 10% जमा कराने का निर्देश दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को नोटिस जारी किया और अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए मामले को 13 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। विदेशी कोषों की निकासी और बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट के चलते आज शेयर बाजार में करीब 1% की गिरावट आई। सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 60,657 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 189 अंक की गिरावट के साथ 18,043 अंक पर बंद हुआ। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 175 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,570 रह गई है। अमेरिका की शीर्ष ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत में मानव रहित विमानों के लैंडिंग उपकरणों और कलपुर्जों के निर्माण के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इससे भारत में अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण के लिए एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का सदस्य देशों के रूप में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया है। ये देश पिछले साल जून में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुने गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिक गारसेटी को एक बार फिर भारत के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया है। व्हाइट हाउस ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस बार अमेरिकी सीनेट द्वारा उनके नाम की पुष्टि की जाएगी। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को देहरादून के अस्पताल से मुंबई ले जाया गया है, जहां उनकी घुटने और टखने की चोट का उपचार होगा। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। Journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. India got free 75 years ago. We all know we have fundamental rights, but we also know that we have fundamental duties. Duties towards our nation, to protect and improve our natural environment, like forests, rivers, lakes and wildlife, and to have compassion towards all living creatures. Jai Hind. क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बार फिर शुरू हुई। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। नागालैंड मंत्रिमंडल ने ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन से अलग राज्य की उनकी मांग पर पुनर्विचार करने और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करने की अपील का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र आज भारी गतिरोध के साथ शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। माकपा नेता साजी चेरियान एक बार फिर से पिनराई विजयन सरकार में मंत्री बन गए हैं। चेरियन को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में पद की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई बुनकर योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में सब्सिडी देने का निर्देश दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी लोक कलाकार हमारे प्रदेश की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामकुपरी की एक विशेष अदालत में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को कथित उत्पीड़न के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। बिहार में बीएसएससी उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के कंझावला मामले में जांच तेज हो गई है। आज एफएसएल की टीम उस कार की जांच के लिए सुल्तानपुरी थाने पहुंची, जिसके नीचे अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा गया और बाद में उसकी मौत हो गई। और अब खबर मौसम से जुड़ी। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक भीषण सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। दिल्ली में आज सुबह इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर रह गई, जिससे सड़क और रेल परिवहन प्रभावित हुआ। आईएमडी ने उपग्रह के जरिए ली गई तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों और उससे लगते मध्य और पूर्वी भाग में कोहरे की मोटी परत दिख रही है। आईएमडी ने संभावना जताई कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन तक शीतलहर चलेगी और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। शीतलहर के कारण पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है और निराश्रित लोगों को परेशानी भी बढ़ सकती है। फोरकास्ट का अगर बात करें, एक WD आ रहा है 7 को, तो जिसके वजह से अभी जो कोल्ड कंडीशन है ये रहेगा, 24 to 48 आवर्स रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो हम लोग जो वार्निंग है, ऑरेंज कलर वार्निंग एनसीआर के लिए दिए हैं नेक्स्ट 2 डेज, मेनली कोल्ड है और टेम्परेचर का, ठीक है। और बाकी अगर उत्तर भारत का बात करें तो सभी जगह में हाल ऑलमोस्ट दिल्ली जैसे है, और सबसे कम तापमान जो है राजस्थान में है। जैसे चूरू है, सीकर है, तो मेनली चूरू में जो है -0.9 है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी सुबह कड़ाके की ठंड रही और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। पंजाब और हरियाणा में सुबह कई जगहों पर कोहरे की घनी परत छाई रही, जिससे दृश्यता घट गई। दोनों राज्य पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं बठिंडा में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री, लुधियाना में 5.8 डिग्री, अमृतसर में 5.9 डिग्री, पटियाला में 6.0 डिग्री, अमृतसर में 5.9 डिग्री और मोहाली में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के कई इलाकों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी का दौर बुधवार को भी जारी रहा। राज्य में फतेहपुर, सीकर और चूरू में पारा 0 से नीचे लुढ़क गया। मौसम केंद्र के मुताबिक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17.7
और 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कश्मीर घाटी में लगातार तीसरी रात पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान 0 से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर अनंतनाग जिले के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 9.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया और पहलगाम जम्मू कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले में स्थित प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने क्षेत्र में अगले कुछ दिनों के लिए शुष्क मौसम की संभावना जताई है, जिससे रातें ज्यादा ठंडी और दिन का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान 0 से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार केविन मैककैथी को मतदान में पर्याप्त संख्या में वोट नहीं मिले और इसी अफरा तफरी के बीच नई कांग्रेस के पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई। अध्यक्ष पद के लिए मैककैथी को 218 मत मिलने जरूरी थे, जबकि 2 चरण में उनके पक्ष में केवल 203 वोट आए। ये मत रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले सदन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हकीम जैफरी को मिले मतों से भी कम है। अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाने के कारण नए सदस्यों को शपथ दिलाने के, समिति के अध्यक्षों को नामित करने और सदन की कार्यवाही जैसे काम प्रतिनिधि सभा में नहीं हो सके। इसलिए इसके समाधान के लिए सदस्यों ने फिर से सदन में आने पर सहमति व्यक्त की। रिपब्लिकन सदस्य स्टीव स्केलाइज ने अपने सहयोगियों से विरोध समाप्त करने को कहा। पार्टी ने 19-20 सदस्य कैथी के पूर्व प्रतिद्वंदी रहे जॉर्डन के पक्ष में है। भारत कल पुणे में श्रीलंका को दूसरे T20 में हराकर 3 मैचों की सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। मैच गुरुवार शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच में नजरें शुभमन गिल के पावर प्ले में प्रदर्शन पर टिकी होंगी, जो तेजी से रन जुटाकर सलामी बल्लेबाज के रूप में अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे। वहीं शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनिंग जोड़ी के रूप में शानदार शुरुआत देना चाहेंगे। भारत मुंबई में पहले मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहने के बावजूद 2 रन से दर्ज करने में सफल रहा। दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। वहीं तेज गेंदबाज शिवम मावी के यादगार पदार्पण किया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में राष्ट्रीय स्तर के विंटर कार्निवल में आयोजित लोक नृत्य की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।